the next chapter is standard costing. The most important chapter, इंटर फाइनल दोनों लेवल पे आता है. एक क्वेश्चन आता ही है, जैसे इफ यू सी दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन तो है ही, प्लस एमसीक्यूज कंपैरेटिवली कम पूछा है, पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है. तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? इट्स अ बेसिकली अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. It's a technique of cost control. Now, why are we supposed to control the cost? Obviously, you need to control the cost because you can have a control over the selling price. Like, for example, your existing structure is 10. Your existing structure is 10, cost is 10, your profit is 2, you decided to charge 12 rupees to the customer. अब मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन ओनली इन माय केस? नो. ऑल माय कॉम्पिटिटर्स विल आल्सो गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया. डू यू थिंक आई एम द ओनली वन हु विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट? नो. तो इन दैट केस वी ऑल कैन वी ऑल कॉम्पिटिटर्स कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस by we can increase the selling price to maintain the profit, and there is nothing the customer can do about it. क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, उसको कहीं पे भी जाएगा तो भी प्रोडक्ट अब महंगा ही मिलेगा. बट इफ ड्यू टू माई नेग्लिजेंस cost has gone up from 10 to 11. If due to my negligence cost is going up from 10 to 11, then guys there is a problem. क्योंकि अगर मेरी निग्लिजेंस की वजह से कॉस्ट 10 की 11 हुई है, तो दैट मीन्स दैट हैज हैपेंड ओनली इन माय केस, दिस विल नॉट हैपन इन माय कॉम्पिटिटर्स केस. इस सिचुएशन में अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा देता हूं तो आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट विल स्टिल बी अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस. तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है कि भाई सेलिंग प्राइस मत बढ़ाओ, कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो बेयर विथ लॉस ऑफ प्रॉफिट. पहले 2 रुपया प्रॉफिट कमाता था, अब 1 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा, खुश रहो. डू यू थिंक दिस इज एडवाइजेबल? नो. I don't want my profit to be reduced, and at the same time I don't have guts to increase the selling price. So what should I do? Don't let this situation happen. You control your cost structure in such a manner that it is maintained at 10, so that you can maintain the selling price at 12, and you can earn your desired level of profitability. फिर क्या होता है? कंट्रोल करने के लिए there are always two people associated. One is owner and the other one is manager. One is the owner and the other one is manager. Now managers don't own the business and owners are not managers of the business. I hope you are aware of it. Managers don't own the business and owners are not managers of the business. That means funds of owners will be managed by managers. Funds of owners will be utilized by managers. और अगर किसी और का पैसा यूटिलाइज करते हो तो मोर देन यूटिलाइजेशन देयर इज अ चांस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन. मोर देन मैनेजमेंट देयर इज अ चांस ऑफ मिस मैनेजमेंट. क्योंकि जब तक अपने जेब से पैसा नहीं जाता, यू डोंट फील द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. जैसे मैंने बोला कि ठीक है अभी 7:30 बजे खत्म होगा लेक्चर, चलो आधा घंटा एक्स्ट्रा खींच लूंगा, 8 बजे छोड़ दूंगा, लेकिन नीचे एक सैंडविच वाला है, उधर सैंडविच का पैसा मैं दे दूंगा, जाना. भूख नहीं लगी होगी तो भी 3-4 सैंडविच दबा के निकल जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड एनीथिंग. करेक्ट. बट अगर मैंने बोला कि नहीं जाओ अपना पैसा खुद दो और फिर निकलो, तो बोलोगे अभी क्या जरूरत है 30-40-50 रुपया खर्च करने का, वैसे भी घर जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्मा गर्म खाना तो मिल ही जाएगा. वाई टू स्पेंड 50-60 रुपीज? वी कैन सेव दैट मच अमाउंट एंड वी कैन यूज इट फॉर अ नोबल कॉज. नोबल कॉज कैन बी एनीथिंग. कोई पेंसिल खरीदेगा, कोई पेन खरीदेगा, कोई अपना मोबाइल रिचार्ज करेगा, कोई पेरेंट्स का मोबाइल रिचार्ज करेगा. अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. यू नो द राइट यूज ऑफ मनी ओनली इफ इट इज इनकर्ड आउट ऑफ योर ओन पॉकेट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है.
तो फिर ओनर क्या करता है, ओनर बोलता है कि भाई मेरे फंड्स को मिसमैनेज होने का चांस है, तो फिर मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता हूं. सो ओनर सेट्स अ स्टैंडर्ड एंड मैनेजर्स आर सपोज टू फॉलो द स्टैंडर्ड. मतलब ओनर ने अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ओनर ने अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कॉस्ट शुड बी 10, अब पूरे महीने भर, पूरे साल भर मैनेजर्स विल रन हियर एंड देयर टू मेंटेन द कॉस्ट अप टू 10. बिकॉज इफ कॉस्ट गोज अप फ्रॉम 10 to 11, मैनेजर्स विल बी क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट अगर 10 रुपए होनी चाहिए थी, 11 रुपए हो गई, तो अभी कॉस्ट बढ़ चुकी है 1 रुपए से. तो मैनेजर्स विल बी क्वेश्चन. अच्छा, 10 रुपए का काम 8 रुपए में खत्म कर दिया मैनेजर्स ने, तो भी मैनेजर्स विल बी क्वेश्चन, बिकॉज यू कैन ऑलवेज सैक्रिफाइस द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट, विच इज नॉट एक्सेप्टेड. तो भले ही मेरी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा हो, भले ही मेरी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम हो, जब मैं ये जानता हूं कि आई विल बी क्वेश्चन, आई विल परफॉर्म वेल. आ गया ना कंट्रोल ओवर द कॉस्ट स्ट्रक्चर. करेक्ट. अब ध्यान से सुनना, ये जो डिफरेंस आता है ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, दैट इज नोन एज वेरिएंस. वेरिएशन गिव्स यू वेरिएंस. वेरिएशन गिव्स यू वेरिएंस. अब मेरा पहला वाला वेरिएंस जो है वो बहुत बुरा है, क्योंकि मैंने सोचा था 10 रुपए में प्रोडक्ट बन जाएगा, मुझे 11 रुपए डालना पड़ा, मतलब 1 रुपए मैंने कॉस्ट ज्यादा डाली, 1 रुपया कॉस्ट ज्यादा जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. लेकिन ये मेरा अच्छा वाला वेरिएंस है, क्योंकि मैंने सोचा था 10 रुपए में प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट 8 रुपए में ही बन गया, तो 2 रुपया मेरा सेव हो गया. 2 रुपया सेव हो गया, 2 रुपए कॉस्ट अगर कम होती है तो 2 रुपए से प्रॉफिट बढ़ेगा. सो दिस विल हैव अ favorable impact on profit. That is why this variance is known as favorable, F. बट वो पहला वाला ऊपर वाला जो है -1 जो है, वो एक्चुअली कॉस्ट ज्यादा इनकर कर रहा है, और कॉस्ट अगर ज्यादा इनकर होगी एक्सपेक्टेशन से, तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम होगा. दिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, एंड एडवर्स इज डिनोटेड एज ए. पर जब भी आप F एंड A कोट करोगे, आपको साइंस नहीं लिखने. सबसे पहले एक और चीज समझ लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैनॉट बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस. माइनस आया तो एडवर्स, प्लस आया तो फेवरेबल, ऐसे सब हरकतें मत करो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. क्योंकि कोई भी बिजनेस ना 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है: कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट. अभी मैंने कॉस्ट का एग्जांपल लिया, 10 रुपया सोचा था, 11 रुपया खर्चा किया, 10 रुपया सोची थी, 8 रुपए में काम हो गया. दिस वॉज अबाउट कॉस्ट. तो कॉस्ट कम हुई तो वेरिएंस फेवरेबल हुआ, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने वाला है. कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम होने वाला है, तो ये एडवर्स वेरिएंस हुआ. लेकिन अगर यही चीज मैं सेलिंग प्राइस के लिए करता तो आंसर उल्टा होता. जैसे सेलिंग प्राइस शुड हैव बीन 10, सेलिंग प्राइस शुड हैव बीन 10, इट वेंट अप टू 11. आंसर अब भी -1 होगा, बट दैट -1, that 1 will be favorable now because selling price ज्यादा है, आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा कमाया. प्रॉफिट मैंने सोचा, प्रॉफिट मैंने सोचा 10 रुपया होना चाहिए, लेकिन हुआ 8 रुपया. आंसर भले ही +2 है, लेकिन रहेगा एडवर्स ही, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है. तो प्लस माइनस पे कभी मत जाना, अपना दिमाग लगाओ. अगर आपकी कॉस्ट कम होने वाली है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, फेवरेबल. अगर आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है तो प्रॉफिट घटेगा, एडवर्स. अगर सेल्स ज्यादा होने वाला है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, फेवरेबल. अगर प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो फेवरेबल इंपैक्ट, अगर प्रॉफिट कम होने वाला है तो एडवर्स इंपैक्ट. इट इज दैट सिंपल. क्योंकि क्या है ना, बाद में तो कॉस्ट में भी 4 चीजें आएंगी. सी बेसिकली योर कॉस्ट इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स. बेसिकली योर कॉस्ट इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स. एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स में यू हैव वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड. अभी समझा वो चौथा क्यों निकाला था? होते 3 ही टाइप है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. बट ओवरहेड्स में वेरिएबल एंड फिक्स्ड होता है ना. अब ये 3 जो है, दे बिहेव इन अ सेम मैनर. तीनों वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है. क्वांटिटी बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी कम करोगे तो कॉस्ट कम होगी. लेकिन ये बिल्कुल आप ही की तरह किसी चीज का असर ही नहीं होता. तो इसका वेरिएंस कैलकुलेशन भी अलग है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, आई मीन पीरियड.
ये पीरियड पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे नहीं, पर ये तीनों क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो इनका वेरिएंस कैलकुलेशन सिमिलर है इससे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेबर वेरिएंस डिस्कस कर लूंगा डिटेल में, फिर मटेरियल और वेरिएबल का ओवरव्यू दे दूंगा तुम लोग को, क्योंकि वो बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड देन आई विल डिस्कस फिक्स्ड ओवरहेड आल्सो बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जब भी आप मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हो, कंपैरिजन वेरिएंस कैलकुलेशन मस्ट बी एट पार। मस्ट बी एट पार मतलब आपका स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा एक ही लेवल पे कंपेयर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको स्टैंडर्ड दिया है क्वेश्चन में एक यूनिट के लिए, आपको स्टैंडर्ड दिया गया है एक यूनिट के लिए। क्वेश्चन कहता है एक यूनिट अगर फिनिश गुड्स का बनाने का है तो 5 आवर्स काम करना चाहिए स्किल्ड वर्कर्स को, और 10 घंटा काम करना चाहिए अनस्किल्ड वर्कर्स को। स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, एक यूनिट अगर मुझे फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चर करना है, स्किल्ड वर्कर शुड टेक 5 आवर्स, अनस्किल्ड वर्कर शुड टेक 10 आवर्स। लेकिन अगर मैंने रियलिटी में अगर 10,000 यूनिट्स बना दिए, अगर मैंने रियलिटी में 10,000 यूनिट्स बना दिए, तो लेट मी टेल यू, माय स्टैंडर्ड इज गिवन फॉर ओनली 1 यूनिट बट माय एक्चुअल आउटपुट इज 10,000। तो मुझे अपना स्टैंडर्ड भी एक यूनिट से चेंज करके 10,000 की लेवल पे लेके जाना है। एंड फॉर दैट दिस टेबल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज स्टैंडर्ड टेबल फॉर एक्चुअल आउटपुट। नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको क्वेश्चन में लेबर के लिए आवर्स या वीक्स की इंफॉर्मेशन होगी या फिर डेज की इंफॉर्मेशन होगी। वर्कर की प्राइस नहीं होती, किलो के भाव से खरीदते नहीं हो उसको, उसका आर्ली, डेली या वीकली रेट होगा। दिस कॉलम विल गिव यू स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस कॉलम इज गिविंग यू एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से, चलो मैं ही आपको डेटा दे देता हूं। एक्चुअल के हिसाब से 51,000 आवर्स काम हुआ है, और एक्चुअल के हिसाब से चलो 49,000 आवर्स काम हुआ है। एंड अनस्किल्ड वर्कर्स ने 1,10,000 घंटा काम किया। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन इलस्ट्रेशन, ढूंढना मत कहां से लाया ये। I'm just taking this as an illustration because I want you to understand the concept here. बाकी ये concept आप कहीं पे भी apply कर सकते हैं. That is not a big deal. Okay. अब ध्यान से सुनो, एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे और 10 घंटे, लेकिन हमने रियलिटी में कितने बनाए? 10,000. सो आइडियली 50,000 आवर्स और 1,00,000 घंटा लगना चाहिए था, मतलब 1,50,000 आवर्स में प्रोडक्ट बनना चाहिए था। स्टैंडर्ड इज गिवन टू बी 20 and 10, तो 10 लाख 10 लाख ये होनी चाहिए थी लेबर कॉस्ट। दैट मीन्स योर लेबर कॉस्ट शुड हैव बीन 20 lakhs। ये आपको समझ में आया? ये डेटा वो लोग हमेशा देंगे रेट के साथ, बट मुझे एक यूनिट में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअली बनाया 10,000। तो एक यूनिट के लिए अगर 5 घंटा लगता है तो 10,000 यूनिट्स 50,000 आवर्स में प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। एक यूनिट के लिए अगर 10 घंटे लगते हैं तो 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1,00,000 घंटे में काम हो जाना चाहिए।
रेट शुड बी 20 एंड 10, तो बेसिकली लेबर कॉस्ट शुड बी 20 lakhs, लेकिन मेरा एक्चुअल रेट अलग ही निकला. स्किल्ड वर्कर्स वर हायर्ड एट 21, अनस्किल्ड वर्कर्स वर हायर्ड एट 8. सो अनस्किल्ड का लेबर तो 8,80,000 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है निकालो. 10,29,000. सो टोटल कितनी है? 19,09,000. ये हुआ अपना टेबल. इसमें क्या नया पॉइंट देखा आपने? लिखना मत कुछ भी, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना. लेट्स सेव द टाइम. स्टैंडर्ड दिया गया था 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 10,000 है, तो हमने 1 यूनिट का स्टैंडर्ड 10,000 में कन्वर्ट कर लिया. मतलब 10,000 के लिए ये हुआ है, होना चाहिए था ये. कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 1,50,000. कितने आवर्स लगे? 1,59,000. बराबर. कितने, क्या रेट होना चाहिए था? 20 एंड 10, बट क्या रेट पे किया है? 21 एंड 8. कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी? 20 lakhs, लेकिन कितनी हो गई? 19,09,000. मतलब क्लियर कट पता चल रहा है कि मेरे एक्चुअल डेटा में और मेरे बजटेड स्टैंडर्ड डेटा में देयर इज अ डिफरेंस. तो हमारा सबसे पहला वेरिएंस आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस. यहां पे चाहिए तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं. एक्चुअल डेटा must be compared with the standard data at a common level. at a common level. और वो कॉमन लेवल किसकी होनी चाहिए? एक्चुअल आउटपुट की. ये बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास क्विकली. डोंट वेस्ट योर टैलेंट इन कॉपिंग एनीथिंग. डन? ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ टेल मी, आगे बढ़े. अच्छा, मेरा सबसे पहला वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस ना हमेशा हमको ओवरऑल इफेक्ट देता है. लेबर कॉस्ट वेरिएंस मुझे हमेशा ओवरऑल इफेक्ट देता है. ओवरऑल इफेक्ट में क्या कहता हूं मैं? भाई 20 लाख रुपए में 10,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए थे, लेकिन वही काम मेरी टीम ने 19,09,000 में खत्म किया. तो ज्यादा खर्चा किया या कम खर्चा किया? कितना कम? कितना कम? 91,000 खर्चा कम करके मेरे टीम अगर प्रोडक्ट बनाती है तो इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि मेरा पैसा बच गया, मेरी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. दैट इज माय लेबर कॉस्ट वेरिएंस. अब इस वेरिएशन के रीजंस क्या है? मैंने आपको बताया था ना, भले ही वो एडवर्स आए या फेवरेबल आए, मुझे जानना, रीजन जानना जरूरी है. बोलिए रीजन क्या है? एक तो मैंने रेट का स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं किया है, ना मैंने टाइम का स्ट्रक्चर फॉलो किया. ना मैंने रेट का स्ट्रक्चर फॉलो किया, ना मैंने टाइम का स्ट्रक्चर फॉलो किया. तो मेरे लिए सबसे पहला रीजन होगा लेबर rate variance, which is also known as rate of pay variance. क्या नाम? लेबर रेट वेरिएंस और रेट ऑफ पे वेरिएंस. अब ध्यान से सुनना, स्किल्ड अनस्किल्ड दो कैटेगरीज है मेरे पास. रेट वेरिएशन, रेट के लिए एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है.
अब रेट वेरिएशन मतलब वेरिएशन इन रेट, तो भाई रेट होने चाहिए थे 20 एंड 10, लेकिन एक्चुअली हुए 21 एंड 9, 21 एंड 8। पर ये तो आर्ली मिलेगा ना, मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए मुझे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ आवर्स से। कौन से आवर्स लेने चाहिए, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? एक्चुअल आवर्स हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे हायर रेट का फटका तब पड़ता है जब मैं एक्चुअली पे करता हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। I will pay more, I will pay less only if I pay, and I will not pay for standard hours. I will always pay for actual hours. तो 1 रुपया जो मैंने ज्यादा दिया है वो 49,000 आवर्स पे, तो ये एडवर्स वेरिएंस हुआ। अगर 49,000 के बदले 52,000 आवर्स ले लिया होता मैंने, तो मुझे 52,000 एडवर्स मिलता। आई विल ऑलवेज बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्चुअल आवर्स। और यहां पे 2 रुपया सेव किया, वो 1,10,000 आवर्स पे पैसा सेव करना फेवरेबल है। अब एक फेवरेबल दूसरा एडवर्स, सीधा 2,69,000 मत बोलना मुझे, आएगा 1,71,000 फेवरेबल। ये आ गया मेरा रेट वेरिएंस। आपको बात समझ में आई? वेरी क्लियर। अब मेरा ओवरऑल फायदा कितना था? 91,000 का। उसमें से एक रीजन मुझे दे रहा है 171,000 का फेवरेबल। ये 171,000 होने के बावजूद ये ना कम होके 91 पे आया, मतलब कहीं ना कहीं मैंने लॉस खाया है, कहीं ना कहीं मुझे लॉस हुआ है। एंड दैट विल बी माय थर्ड वेरिएंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज लेबर टाइम वेरिएंस। लेबर टाइम वेरिएंस। लेट मी एक्सप्लेन द होल थिंग, अभी कुछ मत टेंशन लो। स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने आवर्स में काम हो जाना चाहिए था? 50,000 एंड, लेकिन कितने आवर्स में किया? नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट? HR मैनेजर। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम? वर्कर खुद। अबे ज्यादा कटा आवर्स क्यों लिया, कम आवर्स क्यों लिया, ये दुनिया को पूछोगे या वर्कर को पूछोगे? ही इज द वन हु हैज डन इट, सो ही मस्ट बी हैविंग द आंसर। तो डू यू थिंक वर्कर अपना रेट खुद डिसाइड करता है? तो मैं एक्चुअल रेट इस कैलकुलेशन में नहीं ले सकता। आई विल हैव टू बी स्टिक टू स्टैंडर्ड रेट। तो 20 एंड 10 आएगा। आपको बात समझ में आई? देखो, मैंने अगर 5 घंटे ज्यादा लिए या 5 घंटे कम लिए, तो मुझे तुम लोग आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। रेट तो खैर HR मैनेजर ने डिसाइड किया, उसको पूछो। रेट से अगर एक्चुअल रेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप मुझे आवर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो और रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा। So since it is a responsibility of workers, I cannot apply actual rate because actual rate is not a responsibility of workers. So we will have to come back to standard rate. तो 1 घंटा यहाँ पे सेव किया है, 1 घंटा सेव 1,000 घंटा सेव किया है। 1,000 घंटा सेव करने से 20,000 का फायदा। 10,000 घंटे एक्स्ट्रा लिए, 1,00,000 का नुकसान, मतलब नुकसान कितना है? नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट इज 80,000 एडवर्स। चेक कर लो, 1,71,000 का फायदा HR मैनेजर की वजह से हुआ था, लेकिन इनएफिशिएंसी के वजह से 80,000 एडवर्स आ रहा है। ये हुआ आपका टाइम वेरिएंस। आप तक समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस 90,000 फेवरेबल। 2 रीजंस। लेबर रेट वेरिएंस 1,71,000 फेवरेबल।
लेबर टाइम वेरिएंस, ये कितना है 80,000। एसी केबिन में बैठे बैठे ओनर को पता लगता है एग्जैक्टली किसकी वजह से नुकसान हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये अकेला 171 का फायदा करके दे रहा था, लेकिन इसके वर्कर्स की वजह से मुझे 80,000 का लॉस हुआ एंड माय प्रॉफिट माय कॉस्ट सेविंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 90,000 ओनली। अगर ये अपना काम ढंग से करते, जितना बोला था उतने आवर्स में भी अगर बना के देते ना, तो भी 1,71,000 रिफ्लेक्ट होता। तो आप अब छोड़ोगे नहीं, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रूट लेवल कॉज। अब रेट के लिए कोई रूट लेवल कॉज नहीं होता, क्योंकि जो रेट प्रिवेल हो रहा है मार्केट में वही रेट मिलेगा। लेकिन टाइम वॉज इन हाउस एक्टिविटी, टाइम इज इन हाउस एक्टिविटी। ज्यादा टाइम क्यों लिया, कम टाइम क्यों लिया, ये तो बोलने का हक है, ये इसका रीजन तो पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल। तो टाइम वेरिएंस को आगे इवैल्यूएट किया जाता है। अब यहां पे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ आइडल टाइम। हमारे पास आइडल टाइम है। आइडल टाइम मतलब योर वर्कर्स आर सिटिंग आइडल एंड दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल, नॉट विलिंगली। दो टाइप का होता है, एक वो खुद काम नहीं करना चाहते, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते। सडनली पावर फेलियर आ गया, पावर फ्लक्चुएशन आ गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मटेरियल खत्म हो गया, यू आर आउट ऑफ स्टॉक, तो वर्कर तो बैठे रहेंगे, प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। डू यू थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम। दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या होता है, यू आर पेइंग योर वर्कर्स। मतलब ये आपके कैलकुलेशन में 1,000 आवर्स एंड 2,000 आवर्स का आइडल टाइम है, बट ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम। ध्यान से सुनना, मतलब आपने पे किया वर्कर को 49,000 आवर्स के लिए, इधर से आपने पे किया वर्कर को 49,000 आवर्स के लिए, आपने पे किया इस कैटेगरी को 1,10,000 आवर्स के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 1,59,000 आवर्स आर पेड फॉर, बट उसमें से 3,000 घंटा काम नहीं हुआ है, स्टिल दे आर पेड फॉर। मतलब एक्चुअली द वर्क इज डन इन 1,56,000 आवर्स ओनली। मतलब आपके वर्कर्स ने काम जो किया है वो एक्चुअली 48,000 और 1,08,000 में किया है। अरे आपको समझ में आया? तो फिर ऐसा है तो फिर इधर क्यों नहीं माइनस किया? इट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। If it is abnormal idle time, that means your workers are ready to work, you cannot give them work. Now if you cannot give them work, you will have to pay them, because it is your fault. Since you are paying workers, idle time is not to be separated here. हमेशा लाइफ में याद रखना, abnormal idle time is paid for, and that is why it is never subtracted from the table. मैंने @21 कितने आवर्स के लिए पे किया ये जानना है मुझे। हाँ, लेकिन इतना पता चल गया कि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 80,000 है। तो जब मैं वर्कर का कान पकड़ने जाऊंगा और उसको पूछूंगा, बता तुम लोग की वजह से मुझे 80,000 का नुकसान हुआ है, उसका रीजन क्या है? वर्कर बोलेगा मेरे को क्या पूछते हो, मेंटेनेंस टीम को पूछो, मशीन ब्रेकडाउन हुआ था, आपके परचेस डिपार्टमेंट को पूछो, मटेरियल मंगाया नहीं था टाइम पे, तो स्टॉक नहीं था, हम लोग क्या कर सकते? ओके, तो मतलब आप ये रियलाइज कर रहे हो क्या कि अभी वर्कर्स पूरा का पूरा बर्डन, ब्लेम आइडल टाइम पे डाल रहा है। तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना एक आइडल टाइम वेरिएंस निकाल लेता हूं।
आइडल टाइम वेरिएंस निकाल लूंगा मैं तो मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली आइडल टाइम की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ। तो स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, 1000 आवर्स, 2000 आवर्स, इसका रेट, अच्छा रेट तो मुझे वही लेना पड़ेगा। सुनो, हमने रेट कौन सा लिया था टाइम वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? स्टैंडर्ड। तो अभी इसका फर्दर इवैल्यूएशन अगर होगा तो स्टैंडर्ड रेट ही होना चाहिए ना। अरे जब बाप खुद स्टैंडर्ड रेट पे कैलकुलेट हो रहा है तो बच्चा तो उसी पे होगा। These are further evaluation, this is further evaluation of your time variance। समझ में आ रहा है? तो बॉस 20,000 एडवर्स, 20,000 एडवर्स। हाय दैया, ये क्या है? एडवर्स कैसे पता चला तेरे को? अबे अनप्रोडक्टिव टाइम है, 1 रुपए का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 1 यूनिट नहीं बन रहा है, फिर भी पे कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज एन एडवर्स वेरिएंस फॉर अस। हमारा टोटल आइडल टाइम वेरिएंस आएगा 40,000 एडवर्स। आपको पता है मैंने क्या ढूंढा? मैंने ये ढूंढा कि एक 80,000 में से 40,000 के लिए मेरे वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 1 मिनट, इसका मतलब बाकी 40 के लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो दैट इज योर एफिशिएंसी इवैल्यूएशन। आपको समझ में आया कैलकुलेशन? अरे ये समझा? तो whenever there is an idle time, please make sure that your idle time is not separated before time variance। ये बात समझ में आई? So abnormal idle time is not to be separated before labor time variance, as even if it is unproductive, it is paid for। तो आप क्यों सेपरेट किया? However, to evaluate efficiency, idle time must be separated as it's not workers रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बात समझ में आई? चलो अभी एक काम करो, टेबल का स्क्रीनशॉट लिया था ना आपने, अब ये 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। मिला टाइम वेरिएंस? अभी इसका ले लो। समझा? अब ये ले लो। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? चलो ओके। हाँ तो हमारी कैलकुलेशन ने क्या बताया हमको? बोलो,
हमारे कैलकुलेशन ने हमको ये बताया कि वर्कर्स आर नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल 80,000 एडवर्स। 80,000 एडवर्स में से 40,000 एडवर्स वाज ऑल बिकॉज ऑफ आइडल टाइम, इट इज विच इज नॉट वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वर्कर की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लाइफ में एक चीज याद रखना, किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन आइडल टाइम को बाजू में रख के होगा। It will never be on the basis of hours paid, it will always be on the basis of hours worked। आप ये सोच के देखो, आपको मैंने 100 घंटे का काम दिया, आपने 98 आवर्स में खत्म कर दिया, तो आपको आपने फेवरेबल वेरिएंस दिया। चलो, आपको मैंने 100 घंटे का काम दिया, आपने 102 घंटे लिए, लेकिन 3 घंटा उसमें से लाइट चली गई थी, तो टेक्निकली आपने 99 आवर्स में किया या 102 में? तो आप इनएफिशिएंट हो नहीं। 100 आवर्स का टारगेट दिया था, 102 आवर्स आपने लगाए, लेकिन इसमें 3 घंटे जो थे वो पावर फेलियर की वजह से काम नहीं कर पाए, मतलब टेक्निकली आपने काम कितने आवर्स में खत्म किया? तो मैं आपको इनएफिशिएंट कहूं या एफिशिएंट कहूं? मतलब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि व्हेनेवर यू इवैल्यूएट एफिशिएंसी, आइडल टाइम शुड नॉट बी कंसीडर्ड। बात समझ में आई? अब गौर से देखना, एक्चुअली कितने आवर्स में काम खत्म किया है? 48,000 एंड 1,08,000, हाँ या ना? तो ज्यादा हो गया नहीं? 2,000 कितना रहे? 4,000। अरे हाँ या ना? हाँ, 4,000 क्या लेकिन फेवरेबल, और यहां पे 8,000 घंटा ज्यादा। हाँ, एडवर्स नेट इफेक्ट नहीं रही है, 40,000 आएगा। तुम लोग के चक्कर में ना मरवा दोगे एक दिन। 2,000 इंटू, ओके, ये 40,000 आएगा। अरे हाँ या ना? इधर आपने 2,000 घंटे बचाए, आपका 40,000 बच गया, लेकिन इधर आपने 8,000 घंटे ज्यादा दिए, आपका 80,000 ज्यादा गया। व्हाट इज अ नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट वही है ना जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। मतलब आप जो सोच रहे हो, वर्कर्स आर एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 80,000, वर्कर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 40,000 एडवर्स। कितना क्लैरिटी आ गया? प्रॉफिट हुआ था, खुश थे हम, रेट की वजह से 171 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब पता चला वर्कर्स की वजह से 80,000 का नुकसान। वर्कर को पूछने गया, वर्कर बोलता है जाके मेंटेनेंस टीम को पूछ लेना। मेंटेनेंस टीम की वजह से मुझे 40,000 का नुकसान हुआ, मतलब 40,000 का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स का बनता है। बात समझ में आई? वेरी क्लियर? ओके, तो अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, अब मुझे वर्कर को एक्चुअली पूछना पड़ेगा। देख, मैं 80,000 का पूछने आया था तेरे को, तूने मेरे को भगा दिया आइडल टाइम बोल के। अब मुझे ये पता चला है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 80,000 एडवर्स की नहीं है, लेकिन 40,000 एडवर्स की है। उसका रीजन बता। तो मटीरियल लेबर एफिशिएंसी के लिए, लेबर एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करने जाओगे तो देयर विल बी 2 मोर वेरिएंसेस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा और लेबर यील्ड वेरिएंस आएगा। मिक्स वेरिएंस टॉक्स अबाउट कॉम्बिनेशन। मिक्स वेरिएंस किसकी बात करता है? कॉम्बिनेशन की। अभी ध्यान से सुनना, एक बात सुनो, मैंने आइडल टाइम ऑलरेडी अलग कर दिया है, मैंने आइडल टाइम और उसका इंपैक्ट ऑलरेडी अलग कर दिया है, हाँ या ना? तो अभी मेरे पास एफिशिएंसी वेरिएंस जो बचा है, ये आवर्स पेड पे है या आवर्स वर्कड पे है। तो अगर इसका फर्दर इवैल्यूएशन करोगे तो मुझे आवर्स पेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई विल फोकस ऑन आवर्स वर्कड। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, आपके टीम ने एक्चुअली कितना आवर्स काम किया है? एक्चुअली 1,56,000। ये तो पकड़ ही नहीं सकते आप लोग।
Your team has actually worked for 1,56,000 hours. कौन कौन था इसमें? स्किल्ड थे, अनस्किल्ड थे। मैं क्या बोलता हूं, आइडियली देखा जाए तो इनको 1:2 रेशियो में काम कर लेना चाहिए था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना आवर्स काम किया है, काम होना चाहिए 1:2 में, क्योंकि वो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो है, वो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो है 1:2। चलना मैं इधर 5:10 लिख देता हूं ताकि आपको स्ट्राइक हो जाए। तो 1:2 में स्प्लिट करो 1,56,000 को। ये 52,000 आवर्स में काम खत्म कर देना चाहिए था और इनको 104 आवर्स में काम खत्म कर देना चाहिए था। आपको समझा हमने क्या निकाला? हमने कैलकुलेशन क्या किया? टोटल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो। और ऐसा क्यों? सिंस आइडल टाइम and its effect is already removed, entire next calculation after efficiency variance, entire next calculation after efficiency variance will be based on hours worked. Are you understanding this? Sure. ठीक है, मुझे पता चला 80,000 एडवर्स में से 40,000 के लिए वर्कर जिम्मेदार नहीं है। मैंने आइडल टाइम और उसका इफेक्ट दोनों निकाल दिया कैलकुलेशन से। अब मुझे पता चला है कि मेरे वर्कर्स 40,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं उसका रीजन ढूंढने जा रहा हूं। पहला रीजन है कॉम्बिनेशन। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये चीज क्या है। देखो, मैंने सस्ते वर्कर से ज्यादा काम करवा लिया और महंगे वर्कर से कम काम करवा लिया तो मेरा सेविंग ज्यादा दिखेगा, और मैंने महंगे वर्कर से ज्यादा काम करवा लिया, हो सकता है कि मेरे सस्ते वर्कर का सेविंग का इंपैक्ट ही नहीं आया क्योंकि आपने महंगे वर्कर से ज्यादा काम करवा लिया। तो कॉम्बिनेशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, जिसके लिए हमको निकालना पड़ेगा लेबर मिक्स वेरिएंस, विच इज ऑल्सो नोन एज गैंग वेरिएंस। बस, नो मोर डिस्कशन ऑन नेम्स। मिक्स वेरिएंस, गैंग वेरिएंस। अब मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि आप कितने भी आवर्स काम करो, रेशो तो ढंग का मेंटेन करो ना यार। तो 52,000 और 1,04,000 आवर्स आई शुड हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये मानते हो? लेकिन दे हैव एक्चुअली टेकन 48,000 and 1,08,000 hours to complete the work. अब ये एफिशिएंसी का हिस्सा है, एफिशिएंसी टाइम का हिस्सा है, मतलब अब भी मैं स्टैंडर्ड रेट ही अप्लाई करूंगा। समझा? कितने घंटे सेव किए? सीधा 80,000 का फायदा, और यहां पे 4,000 घंटे ज्यादा देने से ताली तदर का नुकसान। हाँ या ना? तो यार ये कह सकता हूं मैं कि मेरा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया गया है। मेरे महंगे वर्कर्स ने जो सेव किया उसके सामने सस्ते वर्कर ने जो ज़्यादा टाइम किया वो नलीफाई हो गया।
इसीलिए मेरा मिक्स वेरिएंस 40,000 फेवरेबल आ रहा है। मैं 40,000 एडवर्स का आंसर ढूंढने जा रहा था, ये रीजन मुझे बताता है ये 40,000 फेवरेबल है। अच्छा, ये फेवरेबल होने के बावजूद ये अगर एडवर्स हो रहा है, इसका मतलब ये जबरा एडवर्स था। जबरा एडवर्स मतलब इसका इफेक्ट तो खा ही गया, प्लस और नीचे चला गया। आपको समझ में आ रहा है? इट हैज नलिफाइड द इफेक्ट, बट दैट इज योर लास्ट वेरिएंस, and that is your variance number 7, labor yield variance. क्या नाम? labor yield variance. This talks about input output ratio. मतलब कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। जो काम इधर 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 जो काम 1,50,000 आवर्स में हो जाना चाहिए था, उसी काम के लिए आपने कितना लिया? जो काम 1,50,000 आवर्स में हो जाना चाहिए था, आपने लिए 1,56,000 आवर्स। अब रेट क्या लूं? 20, 10? नहीं ले सकता। स्किल्ड होता तो 20 लेता, अनस्किल्ड होता तो 10 लेता। ये तो कंबाइंड है। चल ना, फिर कंबाइंड है तो अपन रेट भी कंबाइंड ले लेते। भाई टोटल कॉस्ट कितनी है? द कॉस्ट शुड हैव बीन 20,000 फॉर 1,50,000। यस। अरे आपको समझा मैं क्या कर रहा हूं? इधर ध्यान दो। अगर ये 20 नहीं दिया होता तो कैसे ढूंढते? 10 lakhs डिवाइडेड बाय 50,000, 20। 10 lakhs डिवाइडेड बाय 1। अबे तो वैसे ही ढूंढ रहा हूं मैं। अगर कंबाइंड रेट नहीं दिया है तो कंबाइंड रेट हम ढूंढ लेंगे। 20 lakhs डिवाइडेड बाय 1,50,000, बोलिए जो भी आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 6,000। और आप ज्यादा टाइम ले रहे हो काम खत्म करने के लिए, तो एडवर्स हो। अभी समझा? एकदम क्लियर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मुझे ना 80,000 90,000 का फायदा हुआ, बहुत खुश हुआ मैं। जब मैं ढूंढने गया तो पता चला कि और भी हो सकता था, इन करम जलों की वजह से नहीं हुआ। तो वर्कर को पकड़ पकड़ के धोना शुरू कर दिया। वर्कर ने बोला रुको साहब, 40,000 तो आइडल टाइम है, मतलब आइडल टाइम की वजह से 40,000 है। तो वर्कर को वापस पूछा मैंने कि फिर तेरा 40,000 क्यों? कॉम्बिनेशन तो बढ़िया यूज किया था मैंने। स्किल्ड वर्कर काम पे लगाए थे जिन्होंने टाइम सेव किया। इसका मतलब वर्कर जितना मैं सोच रहा हूं ना, उससे ज्यादा इनएफिशिएंट है। एक्चुअली वर्कर का काम 1,50,000 आवर्स में हो जाना चाहिए था, वर्कर्स ने 1,56,000 आवर्स लिए। आपको बात समझ में आई? पूरा कैलकुलेशन समझा है? मेरे ख्याल से आपने यहां तक कॉपी कर लिया है। एक मिनट रुको। तुमको फॉर्मूला के साथ कॉपी करना है या बगैर फॉर्मूला के? कहां तक कॉपी किया तुम लोगों ने? एफिशिएंसी वेरिएंस लिया? एफिशिएंसी नहीं लिया? एक मिनट, ये ले लो। लिया? अब इसका आखिरी पार्ट ले लो। समझ में आई बात? अभी दोज देखो, हम लोग ने एक भी फॉर्मूला अभी तक लिखा नहीं, पूरा लॉजिक पे सॉल्व कर दिया। पर जो लोग फॉर्मूला बेस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं मैं। ये होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। रेट का वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अफेक्ट मुझे तब होगा जब मैं एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। टाइम वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये क्या था? आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस
एक्चुअल आवर्स वर्कड। डिफरेंस समझ में आया क्या? टाइम वेरिएंस में हमने एक्चुअल आवर्स लिए थे, वो एक्चुअल आवर्स पेड थे। अभी हम लोग ले रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। समझा? एंड नेक्स्ट, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। और ये क्या निकाला आपने? अरे नहीं, ये लेबर मिक्स है ना, एक मिनट। ये होगा रिवाइज्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोलिए, कोई डाउट? और ये हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। अच्छा, ये क्या है? हाँ, तो वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट। इन केस इफ यू नीड फॉर्मूलाज यू कैन गो थ्रू दिस। मैं तो पर्सनली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि रॉन्ग फॉर्मूला विल ऑलवेज गिव यू रॉन्ग आंसर। बट इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू गेट द आंसर फॉर्मूलाज, तो तुम लोग ऐसे 2 मिनट में लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा। आपको फॉर्मूला के साथ चाहिए, ये समझा आपको? अरे ये समझा क्या? अब सोचो, अगर एक्चुअल आइडल टाइम नहीं दिया होता तो ये नहीं आता। इन दैट केस योर थर्ड वेरिएंस वुड हैव बीन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी समझा? मैं एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन आइडल टाइम को इंक्लूड करके नहीं कर सकता। तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल आइडल टाइम नहीं दिया होता तो मैं पहले कॉस्ट वेरिएंस निकालता, फिर रेट वेरिएंस निकालता, मैं सीधा एफिशिएंसी के लिए जाता, फिर मिक्स और यील्ड आता। क्योंकि आइडल टाइम ही जब नहीं है तो टाइम एंड एफिशिएंसी दोनों सेम हो गए ना। यहां पे आइडल टाइम था करके मुझे पहले आवर्स पेड के हिसाब से, मैंने आपको याद है मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनो। I should have paid my workers for 50,000 and 1 lakh, but I have paid my workers for these hours. लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला? My workers should have taken 50,000 and 1 lakh hours, but my workers have actually taken 48,000 and 1 lakh 8,000 hours. पहले paid बोला था, अब मैं taken बोल रहा हूं, मतलब ये efficiency evaluation। पर जब idle time नहीं होता, hours paid and hours worked both are going to be same, time variance skip करो, आइडल टाइम वेरिएंस स्किप करो, सीधा एफिशिएंसी निकाल के लेके आओ, खत्म हो गया। समझ में आया? अब मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएंसेस है। बाकी रही बात मटेरियल की, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन, एक आपकी प्राइस का वेरिएशन और दूसरा आपकी क्वांटिटी का वेरिएशन। क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज यूसेज। अब आपको लेबर क्लियरली समझ में आ गया है तो मैं इधर सीधा फॉर्मूलाज डिराइव करके बताता हूं। ये होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बट एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम करने से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट बिकता है, तो अगर मैं सेव करता हूं तो वो प्रॉफिट पे रिफ्लेक्ट तभी होगा ना जब बिकेगा, कंजम्पशन। क्वांटिटी का वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। समझे? फिर क्वांटिटी वेरिएंस का फर्दर इवैल्यूएशन होगा, एक होगा मिक्स वेरिएंस, फिर होगा यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस के लिए क्या करोगे? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में स्प्लिट करोगे,
एक्चुअल इनपुट स्टैंडर्ड रेशो में स्प्लिट करोगे काम हो जाएगा। इनपुट लेना है, इनपुट, आउटपुट नहीं। और यहां पे टोटल स्टैंडर्ड इनपुट माइनस टोटल एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपको देगा मटेरियल। मटेरियल में डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं। एक यूनिट का स्टैंडर्ड मटेरियल दिया है, 5000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस करके बोला है, तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड चेंज करके 5000 यूनिट का स्टैंडर्ड बना दो और कंपेयर एक्चुअल डेटा विथ दैट स्टैंडर्ड ऑफ 5000 यूनिट्स। लेबर में बहुत था सोचने जैसा, तो मैंने लेबर करवा दिया। इसी ग्राउंड्स पे मटेरियल हो सकता है। यू गाइस ऑलरेडी नो मटेरियल तो हमको हमेशा सिंपल ही जाता है, असली लफड़ा लेबर में होता है एंड फिक्स्ड में। अब वेरिएबल ओवरहेड की बात करूं तो उसमें तो और भी सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन। हाँ, मतलब रेट वेरिएबल ओवरहेड का ही लेंगे, आर्स भी वेरिएबल ओवरहेड के लेंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस will be equal to labor rate variance, रेट का वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। और वेरिएबल में तीसरा वेरिएंस आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, वो लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस जैसा ही जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर अप्लाई करते थे, यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड अप्लाई करेंगे। बाकी कोई फर्क नहीं आने वाला। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ऑनलाइन पीपल, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स क्विकली। इज दिस इनफ ऑनलाइन पीपल फॉर फर्स्ट 3? ओके, चलो यहां तक कोई डाउट? ये इसका चाहिए तो ले लो स्क्रीनशॉट या फोटो। ये इज इक्वल टू लिखा है मैंने, लेकिन रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स लेना है आपको। आगे बढ़े। व्हाट इफ देर इज नॉर्मल आइडल टाइम? अगर नॉर्मल आइडल टाइम दिया, मतलब आपको पहले से पता है वर्कर्स काम नहीं करने वाले, तो उसको ना इसमें से माइनस कर दो। अगर आप ये बात पहले से जानते हो कि आपके वर्कर्स आपका काम नहीं करने वाले, तो व्हाई वुड यू पे देम? पावर फेलियर हुआ, मशीन ब्रेकडाउन हुआ, आप नहीं जानते थे ऐसा होगा, वर्कर्स भी नहीं जानते थे ऐसा होगा, वर्कर्स को काम करना था, आप नहीं दे पा रहे हो, तो वर्कर को पैसा दे दो, उनकी गलती नहीं है। लेकिन वर्कर खुद ब्रेक ले रहा है, तो ही इज विलिंगली नॉट वर्किंग, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर एक्सपेक्टेड आइडल टाइम दिया, नॉर्मल आइडल टाइम दिया, तो स्टैंडर्ड में से माइनस करके शुरुआत में ही क्वेश्चन से उड़ जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो यहां पे माइनस मत करो, टाइम वेरिएंस तक चुपचाप लेके जाओ, टाइम वेरिएंस के बाद उसको अलग करो, और इसके बाद का पूरा कैलकुलेशन आपका आवर्स वर्क पे ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना काफी है लेबर के लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फिक्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड ओवर वेरिएंसेस, है बहुत सिंपल, टेक्निकल है, एक बार समझ लो, कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले हमने मटेरियल में, लेबर में और वेरिएबल ओवरहेड में क्या डिस्कस किया था? कंपैरिजन हैज टू बी एट पार एट अ लेवल ऑफ एक्चुअल आउटपुट। मतलब एक्चुअल डेटा अगर 5000 का है तो स्टैंडर्ड किसी भी लेवल पे हो उसको 5000 पे लेके आओ। अगर एक्चुअल डेटा अगर 20000 का है तो स्टैंडर्ड डेटा कहीं भी लिखा हो उसको कन्वर्ट करके 20000 के लेवल पे लेके आओ। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए
क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं होता, पीरियड सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपका एक्चुअल डेटा 1 साल का है तो बजटेड डेटा कितना भी हो 1 साल पे लेके आओ। एक्चुअल डेटा अगर 3 महीने का है तो बजटेड डेटा कहीं भी हो उसको 3 महीने पे लेके आओ। पीरियड और अदर एक्चुअल पीरियड should be the base for comparison। आपको बात समझ में आई? क्वांटिटी के पीछे मत लगो, क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है, फिक्स कॉस्ट है वो। बोलिए, या तो कोई शक? चलो, अब क्वेश्चन कितना भी छोटा या बड़ा हो, आपको क्वेश्चन में से ये 8 आइटम्स ढूंढ के निकालने हैं। कौन से 8 आइटम्स? बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड आउटपुट, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, budgeted overheads, actual overhead, budgeted output, actual output, budgeted hours, actual hours, budgeted days, actual days। कहीं से भी ये 8 आइटम ढूंढ के निकालो क्वेश्चन में से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था 1 लाख खर्चा होगा लेकिन 1,05,000 हो गया। ओके। मैंने सोचा था 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 12,000 बना दी। मैंने सोचा था 5,000 घंटों में काम हो जाएगा, 5,500 ले लिए, जिसमें 300 एबनॉर्मल आइडल टाइम है। इसका मतलब दरअसल आपने एक्चुअली कितने आवर्स में काम खत्म किया? आपको ये बात समझ में आई? अरे समझा? अच्छा, मैंने सोचा था 25 दिन काम करूंगा, मैंने 27 दिन काम किया। आपको ना कूज भी कर लो, डू वॉट एवर इट टेक्स, आपको ये 8 आइटम क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालने। क्वेश्चन कितना भी छोटा बड़ा गंदा भद्दा कैसा भी हो, ये पैटर्न फॉलो करो, लाइफ में कभी गलत नहीं जाओगे। बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, बजटेड डेज, एक्चुअल डेज। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हम लोग एब्जॉर्प्शन पे बिलीव करते हैं। तो मुझे पहले मालूम होना चाहिए इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट बराबर। लॉजिकली सोचो, कितना खर्चा होगा ऐसा लग रहा है मुझे? 1 लाख। तो मुझे कितना वापस चाहिए? 1 लाख। 1 लाख कमाने के लिए, वापस लाने के लिए कितने यूनिट्स है मेरे पास? अरे तो क्या ना, इसे 10 रुपया पर यूनिट इज माई एब्जॉर्प्शन रेट। बोलिए, कोई डाउट, कंफ्यूजन? लेकिन मैंने एक्चुअली कितने यूनिट्स बना के बेच दिए? ओए, इसका मतलब 1 यूनिट से कितना निकालने का सोचा था, बट एक्चुअली कितने यूनिट्स निकाल के बेच दिए? एक्चुअली कितने यूनिट्स निकाल के बेच दिए? तो बॉस 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से हाउ मच यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड? 1,20,000 आया ना? फोटो ले लो और अपने पास रखना। हाँ, मतलब उसको रिफर करना पड़ेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूं।
समझा ये? आगे बढ़े? श्योर? ठीक है, अभी ध्यान से। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। प्लीज डू नॉट राइट। आपको ये समझा पहले करना क्या है, 8 आइटम कहीं से पैदा कर लो। बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड आउटपुट, बजटेड आवर्स, बजटेड डेज, एक्चुअल डेज। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का, क्योंकि उसी पे पूरा फिक्स कॉस्ट डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर हमको पता चला यार हर एक यूनिट से 10 रुपये आना चाहिए था, लेकिन हमने तो 12,000 बेच दिए, मतलब हमने तो 1,20,000 निकाल लिया कस्टमर से। अब सोचो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। अगर आप एक्चुअली 1,05,000 खर्च करते तो आपको एक्चुअली कितना एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था? 1,05,000। आप कितना एब्जॉर्ब करके बैठे, तो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। दैट मीन्स फेवरेबल वेरिएंस। अबे 1,05,000 रिकवर करना था, 1,20,000 करके बैठ गया मैं, तो 15,000 ज्यादा रिकवर कर लिया मैंने। किसी भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह क्या होती है? एब्जॉर्प्शन रेट। ये थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? अगर ये 8 रुपया होता तो मैं 96,000 कमाता, विच इज लेस देन दिस। मतलब अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आने की असली वजह एब्जॉर्प्शन रेट होता है। एब्जॉर्प्शन रेट की वजह क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड आउटपुट। अनफॉर्चुनेटली ना मैंने बजटेड ओवरहेड्स को फॉलो किया, ना मैंने बजटेड आउटपुट को फॉलो किया। मतलब मेरे कॉस्ट वेरिएंस का पहला रीजन बजटेड ओवरहेड्स है। इस वेरिएंस को कहा जाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिर बजट वेरिएंस। क्या कहते हैं इसको? एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिर बजट वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिर बजट वेरिएंस। अब सोचो कितना खर्चा करने का सोचा था, लेकिन कितना खर्चा करके आ गए। अरे यार 1,00,000 खर्चा करने का सोचा था, 1,05,000 का एक्चुअली खर्चा हो गया बेड़ू, 5,000 का ज्यादा खर्चा हो गया। एडवर्स वेरिएंस। मतलब नुकसान हो रहा है, पर इस नुकसान के बावजूद इधर फायदा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदेमंद हुआ रहेगा। मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट। ओवरहेड्स का तो वेरिएशन निकाल लिया, अब आउटपुट की बात करते हैं। आपका थर्ड वेरिएंस होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, सुनो कितना बेचने का सोचा था? अच्छा ता 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 कितना बेचने का सोचा था? कितना बेच के आ गए? कितने ज्यादा बेचे? 2,000 ज्यादा बेचे। अब अगर 2,000 ज्यादा बेचते हो तो 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 20,000 आपने ज्यादा कलेक्ट किया होगा बाबू। अबे औकात से ज्यादा कलेक्ट करना अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। 20,000 का फायदा हुआ, इसलिए 5,000 का नुकसान छुप गया और 15,000 पे आ गया। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस? तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड।
आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको डेरिवेशन, अगर आपको बिना फॉर्मूला के समझ में आ गया है तो गलती से भी फॉर्मूला के पीछे मत लगना। सिंपल कैलकुलेशन था भाई, जेब से पैसा इतना गया, जेब में पैसा इतना आया, इतना ज्यादा आया, ज्यादा तो फेवरेबल, करेक्ट। दो रीजन, सोचा इतना था, हुआ इतना है, ज्यादा गया तो एडवर्स निकला है। वॉल्यूम, सोचा इतना था, इतना निकला है, ज्यादा निकला तो ज्यादा कमाया, फेवरेबल। अभी देखो प्लस माइनस का झमेले में पड़ते तो गलत आंसर आता, क्योंकि आंसर यहाँ पे -20 है, बट फिर भी है फेवरेबल, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे, ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। ज्यादा पैसा कमाना दुनिया की किसी भी कंट्री में एडवर्स नहीं हो सकता, इट हैज टू बी फेवरेबल। So this will be your budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads, और ये budgeted quantity minus actual quantity into absorption rate per unit। आपने पहला टेबल ले लिया फोटो? अरे टेबल का फोटो ले लिया क्या? अभी वेरिएंस का ले लूं। ऑनलाइन पीपल, टेल मी क्विकली, आर यू गाइस क्लियर अबाउट इट? आर यू गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट? अपने बैठे ऐसे ही आराम से, भाई क्या है, आ गए बैठ जाते हैं, तू भी आ गया है, तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, बैठते। सब क्लियर है? गुड। अब ऐसा है ना, कैसा है? ऐसा है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मुझे मिला 15,000 फेवरेबल, बराबर। अरे फोटो दिया है ना? हाँ, इसमें से एक रीजन बजट 5,000 का नुकसान, दूसरा 20,000 का फायदा। अब आपको तो पता है हम लोग रुकते नहीं है, वी फाइंड आउट रूट लेवल कॉस्ट। तो यहां पे भी रूट लेवल कॉस्ट ढूंढने निकलेंगे, ये सोचेंगे बजट वेरिएंस कैसे मिला। कैसे मिला मतलब, अबे बजट है, बजट है मतलब एस्टिमेट है, एस्टिमेट है मतलब इट इज बाउंड टू गिव यू वेरिएंस। यू कैन एक्यूरेटली एस्टिमेट, या तो एक्यूरेट होगा या तो एस्टिमेशन हो। तो यार 1,00,000 सोचा था, 1,05,000 हुआ, कल को 95 भी हो सकता था। तो बजट वेरिएंस का कोई फर्दर इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। लेकिन बाबू वॉल्यूम, क्वांटिटी, ये तो इन हाउस एक्टिविटी थी, ये तो आपके हाथ में था, तो फिर इसका रीजन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अचानक से 20,000 कैसे बना दिया एक्स्ट्रा? अब तुम लोग सोच रहे हैं तेरे को भी ना कीड़े बहुत है, अभी मिला ना फेवरेबल, छोड़ देना। ऐसा नहीं होता रे, मेरी बात सुनो। मेरा एक एम्प्लॉई है, मैंने उसको 50 घंटे में काम करने का टारगेट दिया, बंदे ने 42 आवर्स में काम ठोक दिया। तो इसके पहले कि मैं उसको ठोकूं, मुझे वेरीफाई करना है काम बराबर किया कि गलत किया। तो मैंने उसको बुलाया, कैसे किया? तो उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, एंड सच में 42 आवर्स में without sacrificing quality he completed the work by applying some different techniques. So my variance is favorable, still I will evaluate it, क्योंकि जैसे मुझे पता चलता है कि उसके पास ऐसा टेक्निक है जो 50 घंटे का काम 42 आवर्स में कर सकता है, अगले टाइम से उसका स्टैंडर्ड आज 42 होगा। मैं 50 घंटा क्यों दूं जब तू आराम से 42 आवर्स में कर सकता है? मैं तेरे को 42 आवर्स का टारगेट दूंगा, तू और आइडिया लगा, विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी 40 घंटे में कर, मैं तेरा स्टैंडर्ड 40 घंटा कर देगा। दिस इज कॉल्ड टाइटनिंग स्क्रूज, तभी जाके काम होगा। तो भले ही वेरिएंस फेवरेबल है, आई नीड टू फाइंड आउट रीजन फॉर दिस। और देवी और सज्जनों, ये रहा रीजन आपके सामने। रीजन क्या है? क्लियर कट दिख रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, आवर्स भी ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंस के साथ। मैं जानना चाहता हूं
मैं जानना चाहता हूं कि वॉल्यूम वेरिएंस 20,000 फेवरेबल कैसे हुआ। तो मेरा सबसे पहला रीजन फिक्स्ड ओवरहेड्स, कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर देखा है? कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर क्या दिखता है? हॉरोस्कोप वगैरह नहीं गिनने का अभी। कैलेंडर में क्या दिखता है? डेज एंड डेट्स। अब डेट्स को बाजू में रखो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू गो फॉर डेट्स, वी आर इन रिवीजन लेक्चर, लेट्स टॉक अबाउट डेज। मैं जो पूछ रहा हूं उसको अच्छी तरह से नाक खोल के सुनना, उसके बाद जवाब देना। हाँ, कितने दिन एक महीने में, उस महीने में कितना दिन काम करने का सोचा था मैंने? 25। और मैंने उस महीने में कितने दिन काम किया? 27। अच्छी बात, गंदी बात? पच्चीस दिन काम करने का सोचा था, 25 दिन यूटिलाइज करने का सोचा था, मैंने 27 दिन यूटिलाइज कर लिए। अच्छी बात, गंदी बात? डेफिनेटली अच्छी बात है। 25 दिन का काम 27 डेज में किया नहीं बोला मैंने। चलो सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आपका बैच खत्म होने के बाद मेरा 2 घंटे बाद दूसरा बैच है। आपका तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, यू आर फ्री। मुझे उसके बाद भी लेक्चर है 2 घंटे बाद। तो मैंने सोचा कुछ तो प्रोडक्टिव करता हूँ, तो मैं चला गया मूवी देखने, धुरंधर। 3.5 घंटे की मूवी है, बराबर। मेरे पास 2 ही घंटे। मैं पहुंचा थिएटर में तो मैंने क्या देखा, आप लोग भी लाइन में खड़े हो। फॉर यू इट इज एंड ऑफ द डे, आप तो जा ही सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मरीन जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, मूवी देखने चले गए आप। लाइन में आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। आपके पास टाइम ही टाइम है, अपने टिकट लिया, जाके बैठ गए। 300 रुपये टिकट था। तो मैंने उसको बोला, भाई साहब 2 घंटे का धुरंधर देना। तो भी मुझे 300 ही देने पड़ेंगे। 1 घंटे का मांगता तो पूरा देखा दो। लेकिन मेरे पास टाइम कितना है? पक्का ना? टाइम है ना हमारे पास? है 2 घंटा। तो आप पूरा देख रहे हो, आप भी 300 दे रहे हो, मैं आधा देख रहा हूं, मैं फिर भी 300 दे रहा हूं, इसलिए तो फिक्स कॉस्ट है ना। बैठ गए, अच्छा लगा, तो मैंने फोन करके बोल दिया ट्रैफिक में अटका हूं, 1.5 घंटा और लगेगा। और मैंने मूवी पूरा देख लिया। तो आपको क्या लगता है वो लोग मेरे जेब में आके वापस हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे? I've already paid for the capacity. I decided not to work, but I worked, and I worked. I utilized without incurring any additional fixed cost. तो ये तो फेवरेबल हुआ। प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव वो बाद में देखते। मैं प्रोडक्टिविटी का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं। सपोज एक क्लासरूम मैंने रेंट पे ले ली, 2 लाख रुपया पर मंथ रेंट। 2 लाख रुपया पर मंथ अगर रेंट है, तो फॉर हाउ लॉन्ग आई कैन यूज दैट क्लासरूम इन अ मंथ? डिपेंड्स। 31 याद है ना? अभी क्या चल रहा है? दिसंबर, तो 31 डेज। अप्रैल होगा तो 30 डेज। सितंबर होगा तो, फेब होगा तो, डिपेंड्स साल कौन सा है। 28 भी हो सकता है, 29। ओके, मतलब चलो दिसंबर अगर है तो 30 डेज, 31 डेज, करेक्ट। मैंने सोचा 31 डेज क्या काम करने का, बच्चों का भी कुछ लाइफ है, उनको भी तो एंजॉय करनी है लाइफ। हर संडे छुट्टी। बताओ, मैंने सोचा 25 दिन ही बुलाऊंगा,
5 संडे और एक ऐसा एक्स्ट्रा दिन दे दूंगा, चल ऐश कर, आराम कर, टेंशन मत ले। अब मैं लैंडलॉर्ड को पूछा मैंने कि भाई देख 2 लाख रुपया पर मंथ तूने बोला था, अब मैं तो 25 दिन काम करने वाला हूं, कितना लेगा रेंट? हाँ, रेंट कम नहीं होगा। अच्छा, गुड। अब मैंने सोचा कि 2 दिन एक्स्ट्रा बुलाऊं तो सिलेबस इसी महीने में खत्म हो जाएगा। ओनली फॉर 2 days इफ आई कॉल यू इन द नेक्स्ट मंथ, ओनली फॉर 2 days इफ आई कॉल यू इन द नेक्स्ट मंथ, मुझे पूरा 2 लाख देना पड़ेगा उसको। कमीना है, 2 लाख रुपया पर मंथ बोलता है, 2 दिन काम कर, 25 दिन काम कर, 31 days काम कर, 30 days काम कर, हमको फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख चाहिए उसको मतलब लैंडलॉर्ड को। तो सिर्फ 2 दिन का 2 लाख दूंगा मैं अगले महीने? पागल हो गया क्या? छुट्टी उट्टी कुछ नहीं मिलेगी, 2 दिन आ जाओ। तो मैंने सोचा था आपसे 25 दिन काम करवाऊंगा, मैंने सोचा था क्लासरूम 25 दिन ओपन करूंगा, मैंने 27 दिन ओपन कर दी। लैंडलॉर्ड आके रेंट मांगेगा, गोली मार दूंगा उसको। 31 का 25 किया था तब डिस्काउंट दिया था नहीं, तो 25 का 27 करूं, 25 का 28 करूं या 29.5 करूं, मेरा लुकआउट। सो आइडियली 25 दिन सोच के मैं 27 दिन काम करता हूं। आई एम नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। That means this is excess utilization without incurring any extra fixed cost. 2 दिन एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया, नतीजा सामने। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर 2 दिन एक्स्ट्रा यूटिलाइज करना अच्छी बात, गंदी बात? अच्छी बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 2 days है, इसको मैं 10 रुपया अप्लाई नहीं कर सकता, 10 रुपया पर यूनिट है। तो मुझे यहां पे एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा पर डे। भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना बे? डेली रेट क्या है? 4,000 रुपये। तो अगर मैं 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता हूं तो मेरा 8,000 का फायदा है ना रे? पैसा 8,000 क्यों? अबे एक दिन, 1 day cost me 4,000 in the premises, 2 more days without paying for it, it is as good as I'm benefited to the extent of 8,000. अबे इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने लाके 8,000 जेब में डाल दिया। इसका मतलब ये होता है कि आई हैव क्वांटिफाइड माय बेनिफिट, माय इनटेंजिबल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। चलो मैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर कैब में चला जाता हूं और कैब बुक करवाता हूं पड़ोसी से। पड़ोसी को बोला मैंने, वो कैश ऑप्शन रख, मैं पैसा दे दूंगा। पड़ोसी ने बोला ऑब्वियसली। तो उसने कैब बुक कर ली, मैं डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे गया। मैंने उसको पूछा था कितना बता रहा है कैब वाला, बोलता 400 रुपया। बोला ओके। मैं डेस्टिनेशन के एक 100 मीटर पहले उतरा, ड्राइवर को बोला भाई साहब जरा रुकिए, बिस्किट लेके आता हूं। आज तक वापस नहीं गया। तो मेरा बेनिफिट कितना? 400 फेवरेबल, बिकॉज द सर्विस वॉज वर्थ 400। अगर ट्रेन से जाता विदाउट टिकट तो 20 रुपया, क्योंकि उस सेंटर ए टू सेंटर बी इज 20 रुपीज बाई ट्रेन। आपको समझ में आ रहा है? 2 दिन एक्स्ट्रा, एक दिन इज वर्थ 4,000, 2 days आर वर्थ 8,000। तो 2 दिन एक्स्ट्रा एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट पेइंग फॉर इट इज अ बेनिफिट ऑफ रुपीज 8,000। बात समझ में आई? पर कैसा है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ढंग से काम किया। क्या पता प्रीमाइसेस खोल के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, या खोल के आधे घंटे में बंद करके चले गए। मुझे कैपेसिटी का भी यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। डेज वाइज फेवरेबल है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन क्या पता 26 को उठे, शटर खोला, अंदर गए, चार्जर लिया, वापस चले गए, शटर बंद करके। यूटिलाइज नहीं हुआ बराबर से। यूटिलाइजेशन डेज में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आवर्स का भी देखना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 25 दिन सोचा था, 27 दिन बुलाया। चलो तुम अपना एग्जाम्पल ले लो। मैंने आपको बोला था ना 25 दिन स्टूडेंट्स को बुलाता हूं मैं, एक दिन 6 घंटा लेक्चर लेता हूं।
अब मैंने हड़बड़ी में स्टूडेंट को 27 डेज बुला दिया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बुलाने से मेरा कैलेंडर वेरिएंस फेवरेबल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो दिन मैंने सिर्फ 2-2 घंटे के लिए बुलाया। अबे, अगर मैं स्टूडेंट को 2 दिन एक्स्ट्रा बुलाता हूं तो आइडियली आई शुड हैव टेकन 12 आवर सिलेबस अहेड। मैंने उनको बुलाया 2-2 घंटा, तो कहना से डेज इज फेवरेबल बट आई हैव वेस्टेड माई कैपेसिटी। इससे अच्छा तो 26वें दिन ही 4 घंटा ले लेता। मैं वो इवैल्यूएट कर रहा। अब ध्यान से सुनिए, 25 दिन में 5000 घंटा काम होना चाहिए। अगर 25 दिन में 5000 घंटा काम होना चाहिए तो 27 डेज में कितना? टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 निंग, कितना? 5400 आज काम होना चाहिए था। पच्चीस दिन के बदले 27 दिन शॉप खोलते हो तो 5000 के बदले 5400 घंटे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। आप 5500 का यूटिलाइजेशन करके बैठे हो। अरे आइडल टाइम, 1 मिनट, आइडल टाइम में काम नहीं होता, वर्कर तो फैक्ट्री में बैठा रहेगा। मैं एफिशिएंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूटिलाइजेशन की। अभी अगर लाइट चली जाती है, अभी अगर पावर फेलियर हो जाता है, या पावर फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे अगर पीसी बंद करना पड़ता है, मैं अगर आधा घंटा बैठा रहता हूं, तो भी ये यूटिलाइजेशन ही हुआ है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट यूटिलाइजेशन, प्लीज डू नॉट सेपरेट आइडल टाइम। कितना घंटा एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया? कितना घंटा एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया? 100, 100 आवर्स। हाँ, लेकिन इसका मतलब अब मुझे आर्ली रेट लगेगा। आर्ली एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजट आवर्स। 1 घंटा कितने का? 20 रुपए का। तो 100 घंटा एक्स्ट्रा का काम इज वर्थ 2000। बॉस, इसका मतलब ये ऐसा हुआ कि मैंने 25 दिन के बदले 27 दिन आपको बुलाया, 6-6 घंटे के बदले 7-7 घंटा बिठाया, मतलब डेज वाइज भी फेवरेबल, कैपेसिटी वाइज भी फेवरेबल। एक पैसा दिए बिना मैंने एक्सेस यूटिलाइजेशन कर लिया इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ये होता है ये होते हैं आपके 2 वेरिएंसेस। समझ में आ रहा है? मैं नोट लिखवा रहा हूं यहां पे, ओनली utilization is to be considered, therefore excess utilization is equal to favorable as there is no additional fixed cost। क्या आपको ये समझ में आया है? ऑनलाइन पीपल सो गए हो क्या? जल्दी बोलो। ये समझा है? फोटो ले लो। 1 मिनट 1 मिनट, फॉर्मूला लिख दूं क्या पहले? अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बता। budgeted days minus actual days into absorption rate per day। budgeted days minus actual days into what? absorption rate per day। और ये क्या होगा? 25 दिन में 5000 घंटा should have been worked for, तो 27 डेज में आई शुड हैव वर्क फॉर 5400। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। बस अभी करो फॉर्मूला रट्टा मार के, समझेगा फिर।
आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई डोंट रन बिहाइंड फॉर्मूलाज. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली. नहीं लिखोगे चलेगा, बट सेफ साइड के लिए लिख दो एंड में. 2 मिनट तो लगेगा उसमें. देख अभी अपना सॉल्यूशन देखेगा तो थोड़ी एग्जामिनर को पता चलता है पहले फॉर्मूला लिखा था या पहले आंसर. आई ऑलवेज प्रिफर राइटिंग फॉर्मूलाज एट द एंड सो दैट उस स्टूपिड रीजन की वजह से मार्क्स डिडक्ट ना हो. बोलिए. अरे बाबा यहां तक क्लियर है यार. कुछ अजीब फील आ रहा है मतलब क्वेश्चन को लेके. सुनो जरा यार, ये 8,000 फेवरेबल, ये 2,000 फेवरेबल बराबर. तो फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस 8,000 फेवरेबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 2,000 फेवरेबल. ये तो सिर्फ 10,000 हो रहा है, फिर भी ये 20 है. मतलब डेफिनेटली 10,000 एफिशिएंसी का होगा. नहीं समझे? अरे सबकी टोटल 20,000 होनी चाहिए ना. इन दोनों की टोटल 10,000 होती है, फिर भी ये 20,000 है. इसका मतलब ये 10,000 फेवरेबल होगा. लेकिन आपको तो पता है कि आप जब भी एफिशिएंसी की बातें करते हो आपको आइडल टाइम हटा देना चाहिए. तो बॉस इस पूरे कैलकुलेशन में नाउ आई एम गोइंग फॉर माय सिक्स्थ वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम है कितना? फोटो दिया था बे, 300 आवर्स. और आर्ली रेट कितना है? अरे इधर निकाला था ना आर्ली रेट 20. तो 300 आवर्स इंटू 20 पर आवर 6,000 एडवर्स. हे इसका मतलब सुनो, ये 8, ये 2, टोटल 10, ये 6,000 एडवर्स. तो आंसर तो 4,000 एडवर्स आना, 4,000 फेवरेबल होना चाहिए था. और ये 4,000 फेवरेबल, फिर भी ये 20,000. मतलब ये 10 नहीं 16 है. मैंने कहा था वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी इवैल्यूएट करोगे, एनी एफिशिएंसी इवैल्यूएशन हैज टू बी बेस्ड ऑन आवर्स वर्कड. तो आइडल टाइम को हमेशा अलग कर देने का बिफोर यू एनालाइज एफिशिएंसी. समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन. ओके प्लीज पे अटेंशन. यहाँ मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड. अच्छा, एफिशिएंसी कैन बी इवैल्यूएटेड इन 2 ways. Efficiency can be evaluated in 2 ways. Based on hours and based on
आउटपुट बेस्ड ऑन आवर्स एंड बेस्ड ऑन आउटपुट। समझ में आई बात? बेस्ड ऑन आवर्स एंड बेस्ड ऑन आउटपुट दोनों हो सकता है। मतलब मैं अगर सेम प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टाइम लूं तो आई एम इनएफिशिएंट, आया ना? लेकिन अगर मैंने सेम प्रोडक्शन के लिए कम टाइम लिया तो आई एम एफिशिएंट। अगर सेम टाइम में मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किया तो एफिशिएंट। मतलब एफिशिएंसी आवर्स में भी आएगी, यूनिट्स में भी आएगी। ठीक है, तो मैं दोनों समझा देता हूं, अच्छे से ध्यान देना। 10,000 बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था? 10,000 बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था? तो अगर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए your team should have taken 5,000 hours. How many hours you have actually, how many units you have actually produced? How many hours should have been taken? Ding, 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 ding. Cross multiplication. How many hours should have been taken? Are you guys understanding this? अभी सोचो, 6,000 hours में जो काम होना चाहिए था, ये आपके वर्कर्स ने कितने आवर्स में किया है? कितने आवर्स में किया है? अरे इन्हीं हाथों से 300 घंटा अलग किया था। तो एनी एफिशिएंसी, लेबर हो, वेरिएबल हो, फिक्स्ड हो, इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्कड। तो 6,000 घंटे का काम 5,200 में करते हो, कितना आवर सेव होता है? 800। और आर्ली रेट 20। कहिए, वही तो नहीं? वही है। ओके, अभी आउटपुट के हिसाब से चलते हैं। ओए सुनो, 5,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स बनाते हो, तो 5,200 आवर्स में कितना बनाओगे? टेन 10,400 यूनिट्स बना सकते थे ना? ओए, आपके काम के हिसाब से 10,400 बनना चाहिए था। आप क्या ताव में आ गए? 12,000 बना दिए भाई। ऐसा 12,000 बनाने के बाद कितने यूनिट ज्यादा बना दिए मियाँ? हाँ, 1,600 यूनिट ज्यादा बना दिए। एक यूनिट बेच बेच के यू रिकवर 10। तो 1,600 बेचोगे तो 16,000 निकाल के लाया भाई। फेवरेबल है वेरिएंस, एकदम क्लियर है। मतलब यार आपका एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों पे आ सकता है। हमेशा दोनों आंसर निकाल के आने का। एग्जाम में क्या, एग्जाम की ही बात कर रहा हूं, दोनों आंसर निकाल के आने का। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई किया है, कैलकुलेट बेस्ड ऑन यूनिट्स और कैलकुलेट बेस्ड ऑन आवर्स, तो ही फॉलो करो, वरना इट इज बेटर टू आंसर बोथ। एग्जाम तक करो, प्रैक्टिस रहेगी, एग्जाम में करो, इंप्रेशन रहेगा। दोनों सॉल्व करके आने का। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो अपने बीच में, आंसर सही है ये पता चलता है। अगर आप कहीं भी गलती करते हो तो ये दोनों टैलेंट नहीं होंगे, टैलेंट नहीं होंगे तो पता चल जाएगा अपने। तो फायदा अपना ज्यादा है दोनों आंसर देने में। लास्ट फोटो किसका खींचा था? मतलब क्या, कौन सा कंसेप्ट था? 6 से लेना है अभी? बेटा एक मिनट, एक मिनट ले लो। अरे ये तो ले ले पहले।
लेबर का। चलो ये ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ले लिया। ले लिया। चलो ले लिया। आपको समझ में आया ये? फिक्स्ड ओवरहेड में कोई डाउट? ये सबसे लंबा सम है फिक्स्ड ओवरहेड का। सात वेरिएंस हमने निकाल के डिस्कस कर लिए। समझा ये? ठीक है, बोलिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू गो थ्रू बोथ द नोट्स। लेबर वेरिएंस एक बार देख लो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एक बार देख लो। 5 मिनट दे रहा हूं, इट इज नीडेड। टेक 5 minutes, it's not a break. Go through labor variances and variable overhead variances and let me know if you need any explanation on any other point. Now that was about fixed overheads, which was totally different from what we did. अब सिर्फ मैं सेल्स का एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। सेल्स वेरिएंस के लिए भी पीरियड सेम होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल आउटपुट का तो अपना कोई लेना देना है नहीं। We are talking about sales, which is revenue. If it is revenue, we are not concerned about output. Period same होना चाहिए। सबसे पहला वेरिएंस सेल्स का आएगा, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। एकदम सिंपल, स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू। अब सेल्स में जनरली दे डोंट गिव यू स्टैंडर्ड डेटा, दे ऑलवेज गिव यू बजटेड डेटा। बट कॉन्सेप्ट वही है, कितना सोचा था और कितना मिला है। ज़्यादा मिला तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन वेरिएंस फेवरेबल होगा। ज़्यादा मिला तो आंसर भले ही नेगेटिव आए, लेकिन वेरिएंस फेवरेबल होगा। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू के दो रीज़न होते हैं। एक सेल्स प्राइस वेरिएंस और दूसरा होगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब आप ही सोच के बताओ, सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे? जो भी बजटेड सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी है उसमें से एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस होगी, राइट? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि जब तक मैं एक्चुअली बेचता नहीं मुझे फायदा होगा ही नहीं। लेकिन वॉल्यूम के लिए जाओगे तो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस। समझ में आया? उसके बाद जैसे मटेरियल में मिक्स वेरिएंस होता है, वैसे यहाँ पे भी मिक्स वेरिएंस आएगा।
सेम फॉर्मेट, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस। रिवाइज क्वांटिटी कैसे निकालोगे? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में स्प्लिट कर दो, सब कुछ सेम है। और फिर आपका लास्ट वेरिएंस होगा सेल्स क्वांटिटी और सब वॉल्यूम वेरिएंस। ये वही है अपना टोटल बजटेड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कौन सी सेलिंग प्राइस लोगे? वेटेड एवरेज बजटेड सेलिंग प्राइस। समझ में आया? इसका फोटो ले लो एंड गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट है पूछ लो। हाँ भाई बोल। हम्म ठीक है, ठीक 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 है। हम्म करेक्ट। हम्म हम्म ठीक है, 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 ठीक। चल चल, बाय बाय। समझा ये? एकदम क्लियर? तो एक ही सिर्फ डिफरेंस होगा, अगर एक्चुअल ज्यादा है तो वेरिएंस फेवरेबल। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस अगर कम है, सेलिंग प्राइस अगर कम है तो एडवर्स आएगा। आई होप यू नो दैट। अगर क्वांटिटी ज्यादा बेचते हो तो फेवरेबल, अगर क्वांटिटी कम बेचते हो तो एडवर्स। सब कुछ सेम, मतलब सेम मतलब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होता है वो जान लो। प्रॉफिट अगर कम होने वाला है तो एडवर्स, प्रॉफिट अगर बढ़ने वाला है तो फेवरेबल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए, टेल मी इफ यू नीड एनीथिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। मैंने लेबर कवर कर लिया, जो सबसे वियर्ड और सबसे अलग कैलकुलेशन है। लेबर कवर करने के बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स। मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स डिटेल में कवर कर लिया और सेल्स का ओवरव्यू दे दिया। मेरे ख्याल से दिस इज इनफ फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन।